तो चलिए फ्रेंड्स, आज सीखते हैं कॉस्टिकम होम्योपैथिक मेडिसिन को, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेमेडी है। तो चलिए सबसे पहले इसका एक छोटा सा ओवरव्यू करते हैं और समझते हैं कि बेसिकली जो इसकी मेन थीम है उसका क्या कॉन्सेप्ट है और किस तरीके से पेशेंट के अंदर आपको मेंटल सिम्टम्स मिलेंगे, क्या क्या मेन फिजिकल सिम्टम्स मिलेंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि किस चीज़ से ये रेमेडी बनी है। और उसके साथ साथ इसकी मोडेलिटीज़ की भी बात करेंगे कि किस चीज़ से पेशेंट को आराम मिलता है और क्या चीज़ उसके सिम्टम और ज़्यादा एग्रावेट कर देती है। तो फ्रेंड्स, अगर एक छोटे से ओवरव्यू की बात करें तो देखिए, अगर आपको किसी भी रेमेडी को समझना है ना, तो आपको ये जानना पड़ेगा कि वो बनी किस चीज़ से है, उसकी मेन थीम क्या है। ये दोनों चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए जैसे ही मेडिसिन आपके सामने आए। तो फ्रेंड्स, कॉस्टिकम एक मिनरल किंगडम की रेमेडी है और दो मिनरल को जोड़कर ये रेमेडी बनाई गई है। कॉस्टिक लाइम यानी कि पत्थर को जलाकर एंड बायोफॉस्फेट ऑफ पोटास, इन दोनों मिनरल्स को या बोल सकते हैं केमिकल्स को मिलाकर ये रेमेडी बनी है। तो ये तो समझ आ गया कि एक मिनरल किंगडम की रेमेडी है। उसको क्या चाहिए? सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड चाहिए। मिनरल किंगडम की थीम क्या है? अगर हम पूरे मिनरल किंगडम की थीम की बात करें तो सब कुछ ऑर्गेनाइज चाहिए, सब कुछ ऑर्डर में चाहिए, कुछ भी उथल पुथल नहीं चाहिए। उसको लाइफ में ऑर्डर चाहिए, सेटलमेंट चाहिए, उसको भटकाना नहीं है इधर उधर। तो ये उसकी एक पूरे मिनरल किंगडम की एक आपको थीम मिलेगी। अब अगर हम इंडिविजुअली अपनी कॉस्टिकम रेमेडी की थीम की बात करें तो फ्रेंड्स, जोड़कर चलना और सिंपैथी, ये दो वर्ड अपने माइंड में रखिएगा। जैसे ही कॉस्टिकम का पेशेंट आए तो उसकी मेंटल थीम में ये दोनों चीजें मिलेंगी। अगर किसी अनजान को भी दुख होगा ना, तो उसे ऐसे लगेगा कि ये मेरा दुख है, ये बीमारी मेरे साथ हो रही है, या फिर ये जो घटना है जो दूसरे के साथ हुई है वो शायद मेरे साथ हो रही है। तो वो इतना सिंपैथेटिक है कि फिर वो उसके दुख में शामिल हो जाएगा, उसे अपना बना लेगा। और अगर वो दूसरा बंदा यानी कि थर्ड पार्टी रो रहा है तो उसके दुख में शामिल होकर उसके साथ बैठ के रोएगा, क्योंकि उसकी मेन थीम है कि वो ग्रुप को जोड़कर चलना चाहता है। उसका यह है कि अगर हमें सरवाइव करना है तो हमें एक साथ जुड़कर चलना पड़ेगा। तो इसलिए वो सबसे ज्यादा जो चीज को अहमियत देता है वो है ग्रुप में जुड़ना, यानी कि सबको जोड़कर चलो। तो उसकी मेन थीम क्या है? जोड़कर चलो और सिंपैथेटिक, बहुत ज्यादा सिंपैथेटिक है वो बंदा। उसको ऐसा लगेगा कि ये दुख मेरे साथ हो रहा है। अगर कोई किसी थर्ड पार्टी के साथ कोई दुर्घटना हो गई तो उसके साथ उसके सामने बैठ के रोने लग जाएगा कि ये तो बहुत बुरा हुआ, यानी कि बहुत ज्यादा सिंपैथी बनाएगा और उसको अपने आप में और उसके साथ बिल्कुल शामिल हो जाएगा। तो यही इसकी मेन थीम है। तो हमने किंगडम समझ लिया, थीम समझ ली, अब चलते हैं इसके मेन स्पेयर ऑफ एक्शन पर। तो फ्रेंड्स, बहुत जगह इसका स्पेयर ऑफ एक्शन है। पूरे हमारी स्पाइन से जो भी नर्व्स निकल रही हैं उस पे इसका स्पेयर ऑफ एक्शन है। हमारे यूरिनरी ब्लडर पे इसका स्पेयर ऑफ एक्शन है। शरीर की नर्व्स पे इसका स्पेयर ऑफ एक्शन है। म्यूकस मेम्ब्रेन पे इसका स्पेयर ऑफ एक्शन है और हमारी स्किन पर इसका स्पेयर ऑफ एक्शन है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये एक राइट साइडेड रेमेडी है, यानी कि शरीर के राइट साइड पर ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिखाती है अगर आपको इसके सिम्टम मिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मेन चीजें हमने जान ली। चलिए अब इसके कुछ कॉमन सिम्टम्स की बात करते हैं जो इस पेशेंट के अंदर पाए जाने चाहिए। तो उसमें सबसे पहला सिम्टम यही है फ्रेंड्स, इनटॉलरेंस टू इनजस्टिस, यानी कि किसी का दुख वो देख नहीं सकता, किसी का भी दुख वो सहन नहीं कर सकता। उसको ऐसा लगता है कि ये जो दूसरे के साथ घटना घट रही है वो शायद मेरे साथ ही घट रही है, इसलिए उसकी मदद करेगा, उसको जोड़ेगा साथ में। और अगर उसको भी कुछ हो गया ना, मान लीजिए कोई लड़ाई हो गई या उसको कुछ समस्या हो गई, तो वो पहले उस समस्या का सॉल्यूशन नहीं ढूंढता, वो लोगों को इकट्ठा करता है, अपनी फैमिली मेंबर्स को फोन करेगा, या अगर वो अकेला है घर पर और उसे कोई समस्या आ रही है तो वो फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को पहले फोन करेगा, सबको इकट्ठा करेगा, तब जाके वो हॉस्पिटल जाना चाहेगा। तो आप समझ सकते हैं कि कितना उसे लोगों को जोड़ना पसंद है। पहले लोग होंगे, एक ग्रुप होगा, तब उसे हर चीज करनी है, यानी कि ग्रुप में जोड़कर चलने वाला बंदा आपको कॉस्टिकम का बंदा मिल सकता है। यही उसकी मुख्य थीम है, यानी कि वो एक इतने प्यार से आपसे बात करेगा, इतनी सिंपैथी आपको दिखाएगा कि एक मिनट में आपको अपना बना लेगा। देखिए, होम्योपैथी में ऐसा बताया गया है कुछ किताबों में कि सबसे ज्यादा जो दिल से सिंपैथी दिखाता है वो है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस की भी यही थीम है, बट और वो भी मिनरल किंगडम की दवाई है। बट कॉस्टिकम कभी कभार अपने स्वार्थ के लिए भी दुनिया को जोड़ लेगा, बट फॉस्फोरस दिल से करता है, यानी कि फॉस्फोरस इतना खुश मिजाज बंदा मिलेगा, सबको इतने ज्यादा दिल से जोड़ देगा कि अपना स्वार्थ नहीं देखता। बट कॉस्टिकम का पेशेंट कभी कभार अपने स्वार्थ के लिए, यानी कि अपनी गलती हुई और लड़ाई होगी, बट वो क्या करेगा, लोगों को किसी तरीके से जोड़ लेगा और एक स्ट्रेंथ के साथ दूसरे बंदे से फाइट करने जाएगा। तो वो कॉस्टिकम कभी कभार अपने स्वार्थ के साथ ऐसा
कर सकता है, लोगों को जोड़ देता है अपने स्वार्थ के लिए, बट फास्फोरस दिल से सबके लिए सेवा करता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि देखिए हमें रेमेडीज़ को ना डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। तो बीच बीच में हम कुछ रेमेडीज़ की भी बात करेंगे इसके साथ साथ, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो मेंटल सिम्टम्स इसके बड़े मेन हैं। दूसरों का दुख बर्दाश्त नहीं, हर वक्त दुखी रहेगा, निराश रहेगा, क्योंकि उसे हर जगह सिंपैथिक चीज़ें नजर आती है, तो वो चीज़ उसे और ज़्यादा दुखी और निराश कर देती हैं। और अगर ऐसी कोई बात हो भी गई, मान लीजिए कोई दुर्घटना हो गई, तो बच्चों की तरह चिल्ला चिल्ला कर रोएगा, यानी कि सारा अपना दुख दर्द बाहर निकाल देता है रोकर। तो बड़ी वीपिंग टेंडेंसी उसके अंदर आपको मिलेगी, और इससे पल्सा टिल्ला से कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि जरा सी बात पे रोना आ गया तो वो कहीं ना कहीं पल्सा टिल्ला, बट पल्सा टिल्ला एक अलग रेमेडी है, पल्सा एक प्लांट रेमेडी है, कॉस्टिकम एक मिनरल किंगडम की रेमेडी है। तो दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। उसके अंदर सेंसिटिविटी है। वो पल्सा को ऐसा माना जाता है कि गाय, यानी कि गाय कैसी होती है, जैसे जिधर घुमा दोगे उधर चल देगी। और कॉस्टिकम की जो एलिमेंट्स मिलेंगे, यानी कि समस्या जिससे पैदा हुई है ना, वो भी आपको पुराना कोई दुख, यानी कि अपने अंदर ही दुख लिए बैठा है, या फिर नींद ना आना, रात को उसको नींद भी नहीं आती है, बेचैन रहेगा, इधर से उधर करवटें बदलता रहेगा, या कोई डर, कोई थ्रेट उसके अंदर आया, वो चीज़ बीमारी के रूप में कन्वर्ट हो गया, या फिर कोई स्किन इरप्शन हुए और वो सप्रेस्ड कर दिए गए, दबा दिए गए, भली मेडिसिन के द्वारा या फिर कोई ऑइंटमेंट लगाई जिससे वो सप्रेस्ड हो गए, वो भी आगे जाके उसकी बीमारी के रूप में पैदा हो सकते हैं। तो ये इसके मेन एलिमेंट है जिनसे समस्या पैदा होती है। तो वो भी क्या नजर आ रहा है, बहुत ज़्यादा दुख, बहुत ज़्यादा निंदा, या नींद ना आना, या कोई डर। ये सब उसके मेन एलिमेंट्स हैं जिससे उसकी समस्या आपको पैदा होती हुई नजर आएगी। और कॉस्टिकम यूरिनरी ब्लडर पर भी बहुत अच्छा अपना रिजल्ट दिखाती है दोस्तों। बेड वेटिंग, यानी कि रात को बिस्तर पर पेशाब कर देना, उसके लिए कॉस्टिकम एक बहुत ही महत्वपूर्ण रेमेडी है। बट मेन थीम क्या है, वो मिलनी चाहिए, फिजिकल सिम्टम्स मिलने चाहिए, मोडालिटीज़ मिलनी चाहिए। और ऐसा बताया गया है कि पहली नींद में ही बच्चा यानी कि सोया और यूरिन कर दिया। तो बेड वेटिंग में भी, यानी कि एक होता है कि गहरी नींद में गया तब किया, बट पहली नींद में या जैसे ही सोया पेशाब कर दिया, ये कॉस्टिकम के अंदर सिम्टम पाया जाता है। उसके साथ साथ अगर मान लीजिए खांसी है या जुकाम है, तो उसमें अगर छींकेगा या खांसेगा तो भी पेशेंट के अंदर यूरिन लीक होने की समस्या पाई गई, तो भी हम कॉस्टिकम रेमेडी की तरफ जा सकते हैं। तो यूरिनरी ब्लडर की जो स्ट्रेंथ है उसको और ज़्यादा बढ़ाने का ये काम करते हैं ये दोनों मिनरल्स मिलकर। उसके साथ साथ बच्चे के अंदर डिलेड डेवलपमेंट देखी जाए, यानी कि बच्चा लेट चलना सीखे, तो भी हम कॉस्टिकम की तरफ जा सकते हैं। और उसके साथ साथ कैलकीरिया फॉस, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है अगर बच्चा लेट चलना सीखे। बट सिर्फ एक रेमेडी को समझेंगे तो हम पेशेंट को कभी ठीक नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए डिफरेंशिएट करना जरूर आना चाहिए। देखिए कैलकीरिया की मेन थीम क्या है, अपनी सिक्योरिटी, अपनी स्टेबिलिटी। वो अपने आप को इनसिक्योर फील करता है, इसलिए वो लोगों को जोड़ता है। और कैलकीरिया फॉस को अगर देखें तो फॉस्फोरस भी आई है। तो फॉस्फोरस कैसा है, दिल से लोगों को जोड़ता है, दिल से दूसरों की सेवा करता है। उसी थीम से मिलती हुई जुलती हुई कॉस्टिकम आपको मिल सकते हैं, क्योंकि कॉस्टिकम में भी वो सेवा करेगा, वो लोगों को जोड़ेगा, सिंपैथी दिखाएगा, बट कभी कभार वो अपने स्वार्थ के लिए भी ऐसा कर देता है, जो कि फॉस्फोरस नहीं करता। और फ्रेंड्स, इसका एक नक्स वोमिका से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है, जो कि नक्स वोमिका में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। बार बार आपको स्टूल पास करने के लिए प्रेशर बनेगा, बट स्टूल पास नहीं होगा जब भी आप स्टूल के लिए जाएंगे। यानी कि बार बार पखाने का जोर पड़ेगा कि मुझे फ्रेश होने जाना है, बट जाएंगे तो स्टूल पास नहीं होगा। ये सुनते ही माइंड में नक्स वोमिका आती है, बट ये सिम्टम आपको कॉस्टिकम के अंदर भी मिलेगा। और उसके अंदर यानी कि ऐसा बहुत कम पाया जाता है, बट बच्चों में अक्सर ये देखा गया है कि खड़े होकर अगर स्टूल पास करेंगे तो बड़ी ही इजीली स्टूल पास हो जाएगा, बट बैठकर वो स्टूल पास नहीं कर पाता, बट बोलेगा ऐसे कि मुझे जाना है, मुझे स्टूल पास करने जाना है, मेरा प्रेशर बन रहा है। तो ये बड़ा ही यूनिक सिम्टम कॉस्टिकम के अंदर पाया गया है। और फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक राइट साइडेड रेमेडी है और हमारी मसल्स पर बहुत अच्छा ये रिजल्ट दिखाती है। तो आपने आर्थराइटिस के अगर पेशेंट देखे हो, हाथ पैर मुड़ जाना, उसमें भी ये रेमेडी काम करती है। और उसके साथ साथ पैरालिसिस की वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी है राइट साइडेड पैरालिसिस। बट कंडीशन क्या पाई जाएगी, अगर एकदम से ठंड लगी और उसके बाद धीरे धीरे पैरालिसिस होता चला गया। देखिए, इससे हम एकोनाइट को कंपेयर कर सकते हैं। एकोनाइट में क्या है कि मान लीजिए सर्दी का मौसम है, पेशेंट अपने घर बैठा है, तुरंत उसको कहीं बाइक पर जाना पड़ गया, तो वो तुरंत बाइक पर चला गया, बहुत ठंडी हवा थी, और जैसे ही वो बाइक पर गया तुरंत उसको कोई समस्या हो गई या फिर पैरालिसिस हो गया, तो हम एकोनाइट की तरफ सोचेंगे। बट क्या हुआ, वो बाइक पर गया और अपने घर आ गया, उसके 1-2 घंटे बाद उसको राइट साइड में या फिर फेशियल, राइट साइड का फेशियल यानी कि चेहरे का पैरालिसिस, जीभ का पैरालिसिस, गले का पैरालिसिस,
इन सब में रेमेडी ज़बरदस्त तरीके से काम करती है। आंख का पैरालिसिस यानी कि राइट साइड की जो आईलिड है वो बिल्कुल ड्रॉप हो जाएगी, आंख खुलेगी ही नहीं, पेशेंट अपनी आंख खोल ही नहीं पाएगा खुद की एफर्ट से, उस तक में रेमेडी काम करती है। जीभ मुड़ जाएगी राइट साइड में या जीभ अपना काम करनी ही बंद कर देगी, वॉइस बिल्कुल चली जाएगी। उसमें अभी आपको 2-3 एग्जांपल दूंगा क्योंकि पैरालिसिस के हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स हैं और बहुत अच्छी रिकवरी इस रेमेडी, यानी कि मैं मानता हूं कि एक भगवान की तरह ये रेमेडी काम करती है। अगर राइट साइड का फेशियल पैरालिसिस है और कहीं ना कहीं मेंटल सिम्टम आपको कॉस्टिकम रेमेडी के मिल रहे हैं, हाई पोटेंसी में, जितनी जल्दी आप उस पेशेंट को हाई पोटेंसी में, बस एक सिंगल डोज बार बार रिपीट नहीं करनी है हाई पोटेंसी। अगर आपको कन्फर्म हो गया कि ये कॉस्टिकम का पेशेंट है और पैरालिसिस की कंडीशन आपको विद इन 1 डे या 2-3 घंटे में आपके पास पेशेंट आ गया, तो आप सिम्टम मिलाइए, केस टेकिंग कीजिए। अगर आपको कंफर्म हो गया कॉस्टिकम का पेशेंट है, कॉस्टिकम सीएम 4 बूंदे उसको दीजिए, 1 हफ्ता वेट करने को बोलिए, 100% आपको रिजल्ट दिखेगा। और अगर फेशियल पैरालिसिस है, विद इन 3 डेज वो बंदे आपको इंप्रूवमेंट बताएगा। और ऐसे हजारों केस हमने रिकवर किए हुए हैं कॉस्टिकम की मदद से। तो कॉस्टिकम ऐसा मान सकते हैं कि एक अवतार है होम्योपैथी की तरफ से, जो शायद एलोपैथी में ऐसा कुछ मिलेगा ही नहीं, यानी कि वो आपको मसल्स की दवाइयाँ देते रहेंगे बट, या फिर वो क्लॉट रिमूव करने के लिए सर्जरी बोलेंगे, बट कॉस्टिकम जादू की तरह उसमें काम करती है। बट पैरालिसिस कैसा पाया जाना चाहिए? धीरे धीरे होने वाला पैरालिसिस, ग्रेजुअल पैरालिसिस, यानी कि एक लंबी बीमारी हुई, उसके बाद धीरे धीरे मसल्स कमज़ोर होती चली गई, खासकर राइट साइड की, और उसके बाद बंदे को पैरालिसिस हो गया, तो हम कॉस्टिकम की तरफ जा सकते हैं। या फिर ठंड लगी, ठंड लगने के कुछ समय बाद उसको धीरे धीरे पैरालिसिस की, यानी कि पहले हाथ में सुनपन नजर आया या चेहरे पे सुनपन नजर आया, फिर धीरे धीरे जीभ मुड़ गई या फिर आईलिड ड्रॉप्ड हो गई, आंख बिल्कुल यानी कि खोल ही नहीं पा रहा है पेशेंट अपने एफर्ट से, तो हम कॉस्टिकम की तरफ जा सकते हैं। अगर सडन हुआ है, सडन एक्सपोजर टू कोल्ड विंड हुआ है और तुरंत हो गया, तो एकोनाइट की तरफ जा सकते हैं। तो कंपैरिजन करना आना चाहिए, बस कंपैरिजन जितनी अच्छे से आप कर पाएंगे उतनी आप परफेक्ट रेमेडी पेशेंट की समझ पाते हैं। और इसके साथ साथ पेशेंट के अंदर बहुत ज़्यादा कमजोरी मिलती है, वो कमजोरी उसकी बेहोशी के रूप में, यानी कि वो बताएगा मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे बिल्कुल बेहोशी टाइप हो रहा है कि मैं गिर जाऊंगा, उसमें कन्वर्ट हो सकती है। और उसके साथ साथ उसके अंदर कपकपी यानी कि ट्रेम्बलिंग तक देखने को मिल सकती है। बट मेन कॉज क्या है? उसकी वीकनेस उसके अंदर ये सब पैदा कर रही है। तो कॉस्टिकम पेशेंट के अंदर आपको वीकनेस भी बहुत ज़्यादा मिलेगी। और अगर हम फीमेल्स के अंदर कॉस्टिकम के सिम्टम ढूंढेंगे तो फ्रेंड्स, मेंसेस कैसे होंगे? मेंसेस स्कैंटी होंगे, यानी कि थोड़े होंगे, ब्लड फ्लो बहुत कम होगा, फीमेल आपको बताएगी। और मेंसेस लेट पाए जाएंगे, यानी कि समय के बाद होंगे, मेंसेस लेट पाए जाएंगे। और केवल दिन में मेंसेस पाए जाएंगे, जो ब्लीडिंग होगी सिर्फ दिन में होगी, रात को जैसे ही एक नाइट का समय हुआ तो फीमेल आपको बताएगी कि मेरे मेंसेस बंद हो जाते हैं, नेक्स्ट डे फिर मॉर्निंग से स्टार्ट हो जाते हैं। तो केवल दिन में मेंसेस होना ये एक कॉस्टिकम का बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है। तो ये हमने इसके सारे जो भी इंपॉर्टेंट सिम्टम हैं जिनसे आप कॉस्टिकम के पेशेंट को पकड़ सकते हो, उसके साथ साथ कॉस्टिकम की थीम और उसका किंगडम, ये हमने डिस्कस कर लिया। चलिए अब इसके की यूजेस को समझते हैं। सबसे ज़्यादा यूज ये रेमेडी कहाँ पर आती है, उसके बाद इसके मेंटल सिम्टम्स, फिजिकल सिम्टम्स एंड इसकी मोडालिटीज़ को समझेंगे। तो फ्रेंड्स, की यूजेस में सबसे पहला पॉइंट दिया गया है खांसी। तो वूफिंग कफ, उफ उफ ऐसी खांसी पाई जाएगी। और खांसी के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम मिलेगा, जो बहुत ही कम रेमेडीज में है, वो यह है कि ठंडे पानी से ना इसको आराम मिलता है। सबसे अलग सिम्टम है। ज़्यादातर क्या पाया जाता है? ठंडा पानी पिया, उसके बाद खांसी उठी। बट इस पेशेंट को क्या पाया जाएगा? ठंडे पानी से, जैसे ही उसने ठंडा पानी पिया, उसको मन भी ठंडे पानी का ही करेगा, उसको खांसी में आराम मिलता है। तो ये कॉस्टिकम का एक सबसे इंपॉर्टेंट और यूनिक सिम्टम है। उसके साथ साथ गले में समस्या, गले में रॉनेस और सॉरनेस, दुखन पाई जाएगी गले में, और ऐसा लगेगा इरिटेशन हो रही है, गले से उसकी समस्या स्टार्ट होगी। तो लारेंजाइटिस के लिए ये रेमेडी बहुत अच्छे से काम करती है। इन्फ्लेमेशन आ जाए गले के अंदर और गले में इरिटेशन पाया जाए, रॉनेस एक पॉइंट इसके लिए बोला जाता है। रॉनेस कैसा लगेगा? कुछ खराश, गले में इरिटेशन, ऐसी खराश जो गले में इरिटेशन पैदा कर रही है, ऐसे उसको बार बार गले को खंगाड़ना पड़ेगा। ये चीज़ कॉस्टिकम के अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ये क्या है? ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, यानी कि हमारी इम्यूनिटी ही जो हमारी मसल्स हैं या स्किन है उसकी अपर लेयर को डिस्ट्रॉय करती रहती है। तो ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिसके कारण हमारी जो मसल्स की स्ट्रेंथ है वो वीक होती चली जाती है और हमारे हाथ पैर
स्टिफनेस पैदा हो जाती है हमारे हाथ पैर में, यानी कि हाथ अगर मुट्ठी बंद हो गई खोलने में दिक्कत आएगी, खोल ली तो बंद करने में दिक्कत आएगी, और वो जो मूवमेंट है बॉडी की वो स्लो होती चली जाती है और स्टिफनेस पैदा हो जाती है। बट ये क्या है, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है, यानी कि हमारी इम्यूनिटी ही हमारे ऊपर अटैक कर देती है। थर्ड पॉइंट में बात की गई है स्किन की कंडीशन। स्किन कंडीशंस में देखिए रेमेडी ना बर्न के लिए, जलने के लिए, स्किन जल जाए उस पर भी हम कॉस्टिकम रेमेडी यूज कर सकते हैं। तो उसमें क्या पाया जाएगा, बहुत ही बर्निंग सेंसेशन स्किन में पाई जाएगी। और इसके साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि कभी कई साल पहले पेशेंट को कहीं पर जल गया था और अब वहां पर दोबारा से खुजली, इरिटेशन, या वो एरिया पूरा पक गया या फिर वहां पर इरप्शंस हो गए, ऐसी कंडीशन अगर पाई जाए तो हम कॉस्टिकम की तरफ सोच सकते हैं। तो स्किन की कंडीशन में इसकी बर्न वाला सिम्टम, और अगर कोई पुरानी जल गया है, उस जलने के बाद पेशेंट आपको बताया कि जैसे मेरा शरीर वहां से जला था, तो वो एरिया उसके बाद कभी रिकवर अच्छे से कर ही नहीं पाया, या मेरी बॉडी में उसके बाद कोई ना कोई समस्या बनी ही रहती है, और या फिर कुछ साल बाद या कुछ समय बाद दोबारा से वहां पर क्या है, खुजली पैदा हो गई, इरिटेशन पैदा हो गई, या पक गया, यानी कि वो एरिया पूरा पकने लग गया, या फिर वहां पर दोबारा से इरप्शंस आ गए। ऐसी कंडीशन आपको कॉस्टिकम के पेशेंट के अंदर आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट आया है फ्रेंड्स, सोर थ्रोट, यानी कि गले में दुखन पाई जाएगी, और लैरेंजाइटिस, गले के अंदर इन्फ्लामेशन पाई जाएगी, जिसकी हमने बात कर ली। वैसे तो एक रॉनेस, एक सोरनेस गले के अंदर पाई जाएगी, गले में दुखन पाई जाएगी, बट ठंडे पानी से कहीं ना कहीं उसको थोड़ा सा बेटर फील होता है, और गले में इन्फ्लामेशन पाई जाएगी, जिसके अंदर इरिटेशन, हमेशा पेशेंट गले में आपको बताया कि यहाँ पर ना कुछ है जो मुझे परेशान कर रहा है, तो इसके लिए बार बार ऐसे खंगारता रहेगा पेशेंट अपने आप को बार बार। उसके बाद जो की यूजेस में पॉइंट आया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ट्रेमर्स एंड पैरालिसिस। पैरालिसिस में राइट साइड का पैरालिसिस हो, धीरे धीरे पैरालिसिस पाया जाए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि या तो ठंड लगे तो उसके कुछ समय बाद पेशेंट के अंदर असर दिखना स्टार्ट हो, या फिर कोई पुरानी बीमारी जो रिकवर नहीं हो पाई वो चीज़ उसकी मसल्स को धीरे धीरे और ज़्यादा कमज़ोर करती चली जाए, और उसकी जो मूवमेंट है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है खासकर राइट साइड की, वो कम होती चली जाए और वो पैरालिसिस में कन्वर्ट हो जाए। और फेशियल पैरालिसिस हो तो कॉस्टिकम एक अवतार की तरह काम करती है, जीभ मुड़ जाए, राइट साइड में भारीपन महसूस हो, आंख बिल्कुल नीचे की, यानी कि ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड्स, ये इसका एक सिम्टम है, यानी कि आंख बिल्कुल धंस जाएगी नीचे की तरफ, ऊपर का जो पलक है वो बिल्कुल नीचे गिर जाएगी, और पेशेंट अपनी स्ट्रेंथ से उसको उठा नहीं पाएगा, यानी कि दूसरी आंख तो बड़ी आसानी से खुल जाएगी बट वो वाली आंख काम नहीं करती उस तरीके से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरालिसिस के लिए रेमेडी है, बट पैरालिसिस में जो कंडीशन है वो फुलफिल होनी चाहिए। उसके साथ साथ जो लास्ट पॉइंट आया वो है यूरिनरी डिसऑर्डर, जिसकी हमने बात कर ली। बेड वेटिंग, छींकते खांसते पेशेंट का यूरिन लीक हो जाता है, इसमें रेमेडी बड़े अच्छे से काम आती है। बच्चा सोते ही पेशाब कर दे, बेड वेटिंग में रेमेडी बहुत अच्छे से काम आती है। बेसिक काम क्या है इस रेमेडी का, बेसिक काम है जो यूरिन जहाँ पर होल्ड होता है ना यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, उसकी स्ट्रेंथ को ये रेमेडी बढ़ाती है। उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी तो यूरिन को होल्ड करने की जो कैपेसिटी है किसी भी पर्सन की, उसको बढ़ा देती है, वरना वो यूरिन अपना होल्ड ही नहीं कर पाएगा। मान लीजिए वो खेल रहा है और उसने फुटबॉल पे एक शॉट मारा तो भी उसका यूरिन लीक हो जाएगा, एकदम से बैठकर एकदम से उठा तो भी यूरिन लीक हो जाएगा। ऐसी समस्याएं उसके अंदर पाई जा सकती हैं, तब भी आप कॉस्टिकम रेमेडी की तरफ जा सकते हैं। तो ये हमने कुछ की यूजेस थे जिस पर सबसे ज़्यादा ये रेमेडी काम करती है, उनकी बात कर ली। चलिए अब चलते हैं इसकी मेन रेमेडी प्रोफाइल पर और पूरी मेंटल थीम को, फिजिकल थीम को एंड इसकी मोडेलिटीज़ को समझते हैं। तो फ्रेंड्स ये आ गए हम कॉस्टिकम के मेन पेज पर, जिसमें सबसे पहले दिए गए हैं की सिम्टम्स, यानी कि ये सिम्टम्स तो पेशेंट के अंदर पाए जाने चाहिए, तभी हम मान सकते हैं कि ये कॉस्टिकम का पेशेंट है। तो इन सिम्टम्स को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, अगर ये सिम्टम्स आपके माइंड में रह गए तो आप कॉस्टिकम के पेशेंट को ईजिली पकड़ सकते हैं। जिसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है, उसकी ओवर सेंसिटिविटी। देखिए जिसमें मैंने सबसे पहले बात की थी, उसकी सिंपैथी, यानी कि दूसरा का दुख उसे अपना दुख लगता है, वही उसके अंदर आपको सबसे ज़्यादा पाया जाएगा मेंटल सिम्टम्स के अंदर। यानी कि वो बंदा बताएगा मैं दूसरे का दुख देख ही नहीं सकता, मैं उसकी मदद के लिए दौड़ जाऊंगा, और दोस्त उसके बहुत रहेंगे, ग्रुप को जोड़ना, यानी कि कुछ हो गया तो सबसे पहले फैमिली मेम्बर्स को फ़ोन करेगा, फ्रेंड्स को फ़ोन करेगा, सबको इकट्ठा करेगा, ये उसके अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो वो कहीं ना कहीं क्या नज़र आ रहा है, उसकी ओवर सेंसिटिविटी को दिखा रहा है, यानी कि किसी का भी दुख वो झेल नहीं सकता, क्योंकि वो बहुत अंदर से सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा सिंपैथी उसको अंदर से आती है। और यही उसके नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है, इनटॉलरेंस ऑफ इनजस्टिस। कहीं भी गलत हो रहा है ना, उसको बर्दाश्त नहीं होगा, वो रोक देगा, भले ही अनजान हो और किसी और की कुछ हो रहा है, बहस हो रही है, कुछ भी हो रहा है, वो तुरंत जाकर वहां पर टोक देगा, जिससे उसका कोई मतलब नहीं है, पर उसे ऐसा लगेगा कि ये सब मेरे साथ हो रहा है, तो उसे अंदर से ऐसी फीलिंग आएगी ये सब रोक दो, ये गलत है।
तो कहीं ना कहीं उसकी सिंपैथी उसको हर जगह उसके आगे आ जाती है और वो गलत बिल्कुल बर्दाश्त उससे नहीं होता। उसके बाद बताया गया ग्रेजुअल पैरालिसिस, धीरे धीरे पैरालिसिस हो जाना कॉस्टिकम का सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम है। और आप यकीन मानिए कॉस्टिकम ऐसा, यानी कि मैजिक ऑफ होम्योपैथी, आपको कॉस्टिकम रेमेडी से पता लग जाएगा कि होम्योपैथी के अंदर कितनी पावर है और इस रेमेडी के अंदर कितनी पावर है। वो इसकी जब एक पैरालिसिस एक ऐसी बीमारी है दोस्तों, ना तो वो जीने में रहता है पेशेंट ना मरने में, उस चीज़ तक को ये इतनी इजीली रिकवर कर देती है। यानी कि आपने अगर सिम्टम पकड़ लिए, मेंटल थीम पकड़ ली, मेन कॉज पकड़ लिया और आपको लगा कॉस्टिकम का पेशेंट है, कॉस्टिकम सीएम 4 बूंदे पिलाइए, 1 वीक का वेट कीजिए, आपको रिजल्ट दिखेगा ही दिखेगा। बट ये कंडीशन क्या है कि मेन थीम मिलनी चाहिए, सब चीज़ मैच होनी चाहिए, क्योंकि केस टेकिंग करना फिर आपको आना चाहिए, उस थीम को पकड़ना आना चाहिए। उसके साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट में बात की गई है रॉ और बर्निंग पेन, जिसके मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, एक रॉनेस मिलेगी और उसके साथ साथ जलन जैसा पेन पेशेंट के अंदर पाया जा सकता है। उसकी पूरी बॉडी में स्टिफनेस वैसे तो पाई जाती है, क्यों? वो जो मल्टीपल सिरोसिस हमने पढ़ा था, वो उसके अंदर स्टिफनेस, हमारी जो लेयर है स्किन की, उस पर ही वो हमारी इम्यूनिटी इफेक्ट कर देती है। तो उसकी एक एक बॉडी की जो टिश्यूज़ है ना, उसको वीक कर देती है, उसकी स्ट्रेंथ को कमज़ोर कर देती है। तो उसके अंदर क्या पाया जाएगा पेशेंट के अंदर, पूरी बॉडी में ही एक स्टिफनेस, एक रॉनेस और एक बर्निंग पेन पाया जाएगा। उसके साथ साथ पर्सन फील वर्स फॉर कोल्ड, ठंडी हवा, देखिए स्ट्रेंथ कम हो गई ना बॉडी में, तो ठंडी हवा उसकी समस्या और बढ़ा देगी। और विंडी वेदर, बहुत हवाएं चल रही है ना, तो उसकी समस्या और ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। तो ये की सिम्टम्स हैं फ्रेंड्स, ये पेशेंट के अंदर पाए जाने चाहिए ही चाहिए अगर वो कॉस्टिकम का पेशेंट है। चलिए अब रेमेडी प्रोफाइल पर चलते हैं और इसकी फिजिकल थीम को समझते हैं और एक एक पॉइंट को और ज़्यादा डीपली डिस्कस करेंगे, उसके साथ साथ उसकी मॉडलिटीज़ को समझेंगे। तो फ्रेंड्स रेमेडी प्रोफाइल में जो सबसे पहली लाइन है ना, वो पूरी थीम को दर्शा दे रही है। दोज फॉर हुम कॉस्टिकम में बी मोस्ट हेल्पफुल टेंड्स टू बी सीरियस। सीरियस किस प्रकार से, यानी कि वो दुख किसी का बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो ये थोड़ी किसी को कोई समस्या आ रही है उसके सामने हंसने लग जाएगा। तो इस प्रकार से उसकी सिंपैथी यहाँ पर दिखती है, उसकी सीरियसनेस उसको फोर्स करेगी कि तू जा, उसकी मदद कर, उसकी बात सुन। और उसके साथ साथ इंट्रोस्पेक्टिव, इंट्रोस्पेक्टिव का मतलब है कि दूसरे की बात को इतनी अहमियत नहीं देता, वो अपनी ही थॉट को, अपनी ही कॉन्शियसनेस को अपने ऊपर अप्लाई कर देगा और अपने ही आइडियाज, अपने ही थॉट, अपनी ही फीलिंग में घूमता रहेगा। यानी कि खुद ही मान लेगा कि ये दुख शायद मेरे अंदर है, मेरे साथ भी शायद ऐसा हो रहा है, तो इसीलिए दूसरे की मदद करने के लिए दौड़ जाएगा। ना उसे वहाँ की कंडीशन पता है कि क्या हो रहा है, ना उसे मान लीजिए कुछ झगड़ा हो गया या किसी को कोई चोट लग गई, तो वहाँ पे उससे कोई मतलब नहीं कि क्या कंडीशन है क्या नहीं, वो तुरंत भागेगा और उसकी मदद करने के लिए दौड़ जाएगा। तो वो कैसा है, वो अपनी ही जो उसकी फीलिंग आई, जो उसके अंदर की उसकी कॉन्शियसनेस ने उसको समझाया, उस पर ही टिका रहेगा, अपने ही आइडियाज़, अपने ही थॉट को अपने माइंड में रख के खुद से ही डिसीजन दे देगा। ना किसी की फीलिंग्स, मतलब फीलिंग्स नहीं, ऐसा बोल सकता है कि ना किसी की ओवरऑल चीज़ों को समझा कि ऐसा हो क्यों रहा है, क्या कारण है कि वहाँ पर लड़ाई हो रही है, उससे उसे कोई मतलब नहीं है। तो उसी वर्ड को, यानी कि इसी एक दो वर्ड्स ने पूरी इसकी थीम को दर्शा दिया है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में बताया, दे फील द इफेक्ट ऑफ ग्रीफ फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड, यानी कि जो वो उदास रहेगा, वो दुखी रहेगा, क्यों? क्योंकि उसे हर जगह ऐसे बंदे मिलते रहते हैं आजकल जो कहीं ना कहीं दुखी हैं, तो उनका दुख उसे अपने ऐसा लगता है कि मेरा ही दुख है, तो हमेशा उदास रहने लगेगा और बड़े लंबे समय तक उनके बारे में सोचता रहेगा। एंड उसी में आगे बताया, एंड मे बिकम मेंटली वीक एब्सेंट माइंडेड, यानी कि वो ये दुख के बारे में सोच सोच कर खुद से भी मेंटली वीक हो जाएगा और एब्सेंट माइंडेड हो जाएगा। एब्सेंट माइंडेड का मतलब बैठा तो यहाँ पर है बट सोच कुछ और रहा है, सोच उसकी कहीं और चल रही है, उसी वर्ड को एब्सेंट माइंडेड बोला जाता है। उसके साथ साथ होपलेस, होपलेस कब हो जाएगा, जब यानी कि उसे लगा कि दूसरे को कोई समस्या आ रही है बट वो उसकी मदद नहीं कर पाया किसी भी कारण से, तो क्या होगा, उदास हो जाएगा, होपलेस हो जाएगा कि शायद ये मेरे बस का ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं उसके अंदर होप जो है वो कम मिलने लग जाएगी। उसके साथ साथ चिंतित रहेगा, एंशियसनेस तो हमेशा उसके अंदर पाई जाएगी दोस्तों, आप खुद समझिए। जो इतना ज़्यादा सिंपैथिक है वो चिंतित तो हमेशा ही रहेगा और अपने दुख के लिए और उसकी जो आइडियाज़ हैं, फैंसीज आइडियाज़ हैं, उनके लिए वो बार बार प्रेयर करता है कि जैसा इसके साथ हो रहा है किसी के साथ ना हो, भगवान इसको जल्दी ठीक कर दे। इस प्रकार की वो, यानी कि हमेशा ही ये चीज़ें उसके माइंड में रहेंगी, क्योंकि इतना ज़्यादा सिंपैथेटिक है, तो बातें भी उसकी उसी प्रकार से आपको सुनने को मिलेगी कि ऐसा किसी के साथ ना हो, ये तो बहुत गलत हुआ है, ये सब। और प्रेयर करेगा, उनके साथ जाएगा, मैं भगवान से आपके लिए दुआ करूँगा, ऐसी ऐसी बातें वो पेशेंट आपको बताएगा कि मैं किसी का भी दुख बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो यही उसकी थीम हर जगह आपको इसके मेंटल सिम्टम्स के अंदर देखने को मिलती है। और नेक्स्ट लाइन में बताया फॉरगेटफुलनेस, यानी कि वो औरों के दुख, औरों की सिंपैथी में अब इतना मेंटली उदास हो चुका है कि वो अब चीज़ों को भूलने लगा है, उसकी मेंटल जो क्षमता है वो वीक होने लगी है।
तो भूलना और उसके साथ साथ नीड्स टू रीचेक यानी कि नीड्स टू चेक देयर ऑन फियर एंड फैंसीज कैन लीड टू अ कंपल्सिव नीड टू चेक एंड रीचेक एवरीथिंग दे डू। यानी कि जो मान लीजिए किसी को कोई समस्या आई तो बार बार फ़ोन करेगा, हाँ ठीक है सब कुछ, कोई समस्या तो नहीं। तो ये जो चीज़ है ना, बार बार फ़ोन करना, बार बार चेक करना आपको कोई समस्या तो नहीं, उसके घर जाएगा, उससे बात करेगा, क्योंकि उसका काम क्या है, लोगों को जोड़ना और सिंपैथी दिखाना। तो जो बार बार चीज़ों को चेक करने की जो उसकी टेंडेंसी है ना, वो उसकी पूरे जीवन में अप्लाई होती है। यानी कि फिर उसे हर चीज़ में कन्फ्यूजन लगेगी, क्योंकि भूलने लगा है, मेंटली वीक हो गया है, तो उसे हर चीज़ में फिर ऐसा लगेगा नीड टू रीचेक एवरीथिंग। हर चीज़ उसको फिर रीचेक करनी है, दरवाज़ा बंद हुआ नहीं हुआ, ये टंकी बंद हुई नहीं हुई, नहीं गैस बंद किया नहीं किया, ये सब चीज़ें उसके अंदर आएंगी। यानी कि रीचेक करेगा हर चीज़ को बार बार। तो ये टेंडेंसी उसकी धीरे धीरे बनेगी। यानी कि ऐसा नहीं कि पेशेंट आपको कॉस्टिकम का आया, यानी कि आपको लग रहा है कि वो कॉस्टिकम का पेशेंट है, तो आप उससे ये क्वेश्चन पूछें कि बार बार रीचेक करते हो, तो उसने मना कर दिया तो आप उसे रेमेडी को साइड में कर देंगे। ऐसा नहीं है दोस्तों। ये कंडीशन तब पाई जाएगी जब वो मेंटली बहुत ज़्यादा वीक हो चुका होगा। ये कंडीशन यानी कि लेटर स्टेज में पाई जाएगी। अगर एकदम से कोई ऐसी बीमारी या कॉस्टिकम का पेशेंट आपको लग रहा है तो जरूरी नहीं आपको ये पॉइंट पाया ही पाया जाए। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट पैरा में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन दी गई है, तो सबसे पहले हम पूरा पैरा पढ़ते हैं तभी समझ आएगा। एक्यूटली सिंपैथेटिक टू द सफरिंग ऑफ अदर्स, दे टेंड टू रिएक्ट स्ट्रांगली टू अदर्स डिस्ट्रेस। यानी कि दूसरे की समस्या उसे अपनी समस्या लगती है तो वो बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट करेंगे दूसरे को कोई भी समस्या या और टू एनी प्रिसीव्ड इनजस्टिस, यानी किसी के साथ कुछ गलत हुआ है तो तुरंत वो स्ट्रांगली रिएक्ट करेंगे। ये तो हम समझ चुके। और इसी में आगे बताया गया है एट बेस्ट सिंपैथेटिक एंड आइडियस्टिक, दे आर ऑफ्टन पॉलिटिकली एक्टिव। तो ये चीज ना उनको कहीं ना कहीं आप समझ रहे हैं कि पॉलिटिक्स में कैसा होता है कि किसी को समस्या आ गई तुरंत उसका समाधान निकालने को पहुंच जाती है। यानी कि जो अच्छा पॉलिटिकल होगा तो वो क्या करेगा, दूसरे की, देखिए आप एक अच्छे पॉलिटिक्स में कैसे मान्यता पाएंगे कि आप दूसरे के बारे में सुन रहे हैं, दूसरे की बात सुन रहे हैं, दूसरे की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर रहे हैं, तभी आप एक अच्छे पॉलिटिशियन बन सकते हैं। वो चीज यहाँ पर इसकी थीम में दिखती है। दूसरे की इसको अंदर से इसको ऐसा लगता है कि ओहो ये तो बहुत समस्या में है, यानी कि इसके घर ऐसा हो रहा है, बिजली नहीं आ रही, पानी नहीं आ रहा, या इसकी फैमिली में बहुत ज़्यादा समस्या है, तो इसको तुरंत हेल्प करने को दौड़ेगा। तो वो कहीं ना कहीं वो पॉलिटिकली इस तरीके से एक्टिव हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आपको पेशेंट जो है पॉलिटिकली एक्टिव देखने को मिल सकता है, जरूरी नहीं वो एक्टिव हो या ना हो। अब नेक्स्ट पैरा में थोड़े से फिजिकल सिम्टम्स भी दिए गए हैं, क्योंकि मेंटल सिम्टम्स को तो हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, फिजिकल सिम्टम्स को थोड़ा सा समझते हैं। देखिए उसमें बताया गया कि वो जल्दी ठंड को बहुत जल्दी फील करता है। दीज पीपल फ्रिक्वेंटली हैव अ टेंडेंसी टू फील चिल, ठंड बहुत जल्दी उनको लगती है। और अगर वेदर में कोई चेंज आया है, चेंज इन वेदर बाय कोल्ड और ड्राई विंड, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था इसके की यूजेस में कि कोल्ड और ड्राई विंड इसको समस्या बढ़ा देती है, एग्रावेट कर देती है, तो उससे इसको बड़ी जल्दी अफेक्ट होता है। और बाय गेटिंग वेट, यानी कि भीगने से भी कभी कभार इसकी समस्या आ जाती है। तो फ्रेंड्स, हमारे पास एक पेशेंट आया था जो हरिद्वार, आपको पता है गंगा जी, वहां पर नहाया, नहाने के बाद ना उसको पैरालिसिस हो गया। तो वो अब दो तरीके से, भीगने के बाद पैरालिसिस, तो रस्टॉक्स भी काम कर सकती है, डल का मारा, वेदर चेंज हुआ, वो पसीने में था, वो नहाया तो डल का मारा भी काम कर सकती है, एकोनाइट भी काम कर सकती है, सडन एक्सपोजर हुआ यानी कि बाहर आया, ठंडी हवा चल रही थी तो एकोनाइट भी काम कर सकती है, और एज वेल एज कॉस्टिकम भी उस पेशेंट की रेमेडी हो सकती है। तो मैंने क्या कहा स्टार्टिंग में आपको, डिफ्रेंशिएट जब तक आपको करना नहीं आएगा आप एक रेमेडी तक नहीं पहुंच पाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट वही है कि कैसे एक सिंगल रेमेडी तक पहुंचा जाए, तो डिफ्रेंशिएट करना जरूर आना चाहिए। तो उसकी कॉस्टिकम रेमेडी निकल रही थी फ्रेंड्स, हमने उसको कॉस्टिकम रेमेडी दी। आप यकीन नहीं करेंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट विद इन 15 डेज आपको देखने को मिला। अब उसकी वीकनेस के बारे में बताया गया है, कॉस्टिकम इज ऑफ्टन प्रिस्क्राइब्ड फॉर वीकनेस विच में भी प्रोग्रेस टू पैरालिसिस, यानी कि एक लंबी बीमारी, एक लंबी वीकनेस पैरालिसिस में भी कन्वर्ट होती हुई दिखाई दे सकती है आपको इस पेशेंट के अंदर। वीकनेस किस चीज़ में पाई जाएगी, उसकी नर्व्स में, उसकी मसल्स में और उसकी ब्लडर में। यानी कि ब्लडर की मैंने आपको बताया था, इस रेमेडी की स्ट्रेंथ क्या है, उसकी ब्लडर की जो होल्ड करने की स्ट्रेंथ है ना उसको इम्प्रूव करता है। उसके गले में वीकनेस पाई जाएगी, उसकी वोकल कॉर्ड, आवाज़ भी इस पेशेंट की खराब होती हुई दिखाई देगी, यानी कि पैरालिसिस होने के कारण इसकी वोकल कॉर्ड का भी पैरालिसिस हो सकता है, उसकी आवाज़ बिल्कुल बंद हो सकती है। और एक फीमेल लेडी हमारे पास करनाल से आई थी, राइट साइड का पैरालिसिस था, आवाज़ बिल्कुल गायब हो चुकी थी, यानी कि वो थोड़ा सा अनकॉन्शियस टाइप की हो चुकी थी। सिम्टम केस टेकिंग की गई, कॉस्टिकम सीएम मैंने आपको बताया था, कॉस्टिकम क्योंकि वो बहुत अर्ली स्टेज में हमारे पास आ गई थी, तो विद इन 1 वीक उसकी आवाज़ वापस आ गई थी। आप समझ सकते हैं यह है मैजिक ऑफ होम्योपैथी, अगर आपने केस टेकिंग अच्छे से कर ली। और अब वो बिल्कुल स्वस्थ है, उसको कोई पैरालिसिस की कंडीशन, अब कोई भी सिम्टम नज़र नहीं आता है, अच्छे से वो अपने घर का काम कर रही है और आवाज़ में उसके कोई भी अब डिफरेंस नहीं लगता।
उसके साथ साथ अपर लिड्स की बात की गई है। मैंने क्या कहा था, ड्रॉपलिंग ऑफ लिड्स, यानी कि आंख बिल्कुल बंद हो जाए और वो पेशेंट खुद से अपनी आंख ना खोल पाए, खासकर राइट साइडेड की। एंड इसमें नेक्स्ट लाइन में बताया कि भी गया है, एंड द राइट साइड ऑफ द फेस, फेस की राइट साइड पे ज़्यादा ये रेमेडी काम करती है बहुत अच्छे से। लेफ्ट साइड की रेमेडी आपको बताऊं तो लेकेसिस है, सांप के जहर से बनी हुई रेमेडी है, एनिमल किंगडम की रेमेडी है, तो कन्फ्यूजन हो ही नहीं सकता क्योंकि वो एनिमल किंगडम है, उसकी थीम ही अलग है। लेकेसिस तो एक अलग ही रेमेडी है दोस्तों, वो तो उसे ऐसा लगेगा कि मेरे अंदर पावर है, मैं किसी का कुछ भी बिगाड़ सकता हूँ, उसको हीट बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, टाइट उसको पहनना बर्दाश्त नहीं। लेकेसिस एक अलग पेशेंट है। तो लेफ्ट साइड में अगर पैरालिसिस हुआ है तो लेकेसिस की तरफ जा सकते हैं, बट बहुत लेकेसिस को बहुत डीप केस टेकिंग आपको करनी पड़ेगी क्योंकि वो एक अलग ही प्रकार की रेमेडी है और कॉस्टिकम मिनरल किंगडम की रेमेडी है, तो बहुत डिफरेंस है दोनों की, थीम में ही बहुत डिफरेंस है। तो जब हम लेकेसिस पढ़ेंगे उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। इसी में आगे बताया गया है, मसल वीकनेस में शो बोथ एज ट्विचिंग एंड एज स्टिफनेस दैट कॉज मोबिलिटी प्रॉब्लम। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, मल्टीपल सिरोसिस उसकी मसल्स पूरी स्टिफनेस ला देता है मसल्स के अंदर, और ट्विचिंग उसके साथ साथ कंपन भी आपको देखने को मिलेगी कमजोरी के साथ साथ। तो ये सिम्टम्स आपको कॉस्टिकम के अंदर पाए जाने चाहिए। तो उसके अंदर क्या होगा, मोबिलिटी प्रॉब्लम आ जाएगी, मूव करने में भी उसको समस्या आने लगेगी, धीरे धीरे पूरा शरीर ही अकड़ता हुआ नजर आएगा। अब फ्रेंड्स एक एक सिम्टम को डीपली डिस्कस करते हैं, उसके साथ साथ उसकी मोडेलिटीज को भी समझेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट आया है ट्रेमर्स एंड पैरालिसिस। अब पैरालिसिस को और अच्छे को सीखने को हमें मिलेगा। इसमें बताया गया है मसल वीकनेस विद ट्रेमर्स, मसल्स के अंदर वीकनेस मिलेगी, उसके साथ साथ कंपन मिलेगी, और उसके साथ साथ ड्रॉपिंग ऑफ द अपर आईलिड्स, खासकर राइट साइड की। अब आप चीज़ों को समझ रहे हो कि राइट साइड की आईलिड अगर बिल्कुल ड्रॉप हो जाए, पेशेंट अपने एफर्ट से उसको ना उठा पाए, आँख दूसरी तो आसानी से खोल पा रहा है पर वो आँख खुलेगी भी नहीं अच्छे से, तो आप कहीं ना कहीं इस रेमेडी की तरफ जा सकते हैं। और उसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट लाइन दी गई है, देयर में बी स्टटर पर्टिकुलरली एट द टाइम ऑफ एंगर और एक्साइटमेंट। अगर पेशेंट के अंदर कोई ऐसी बात आ गई जो उसको भावुक कर दे, एक्साइट कर दे, उस टाइम पर हकलाहट, थोड़ी सी ना कंपन, या फिर वर्ड्स इधर उधर होना, बोलना कुछ और चाह रहा है बोल कुछ और पा रहा है, हकलाहट जैसी दिखने लग जाए, तो हम इस रेमेडी की तरफ जा सकते हैं। उसके साथ साथ डिजीनेस अकम्पेन्ड बाय लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, एक चक्राव जैसा उसको महसूस होगा। उसके साथ साथ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, यानी कि पेशेंट कहेगा कि मैं पैर रखना तो यहाँ चाह रहा हूँ पर रखा यहाँ जा रहा है, पूरी बॉडी का कोऑर्डिनेशन ही बिगड़ जाएगा, चीज़ों को उतनी बेहतर तरीके से नहीं कर पाएगा। तो क्या हो रहा है, पूरी मसल्स, पूरी जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है ना बॉडी का, वही गड़बड़ाता हुआ नजर आ रहा है। अब आया फ्रेंड सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, फेशियल न्यूरैल्जिया और पैरालिसिस। फेशियल पैरालिसिस को हम बेल्स पाल्सी भी बोलते हैं, और ज़्यादातर ये बेल्स पाल्सी के वर्ड से ही फेमस होता है, क्योंकि अगर सिर्फ फेस का ही पैरालिसिस है तो हम उसको बेल्स पाल्सी भी बोल सकते हैं। वो चीज़ पॉसिबल हो सकती है स्पेशली ऑन द राइट साइड। तो राइट साइड पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट कॉस्टिकम का दिखता है फ्रेंड्स, और देयर में भी अ फॉर्म ऑफ स्लो डेवलपिंग पैरालिसिस। देखिए बात वहीं आ गई, धीरे धीरे होने वाला पैरालिसिस, और खासकर राइट साइड का फेशियल पैरालिसिस हो, जीभ का पैरालिसिस हो, गले का पैरालिसिस हो, पूरी राइट साइड अफेक्ट हो गई हो, तो कॉस्टिकम बहुत अच्छे से काम करती है। और दौरे तक में रेमेडी काम आती है दोस्तों, कन्वर्जन्स सीजर में ये रेमेडी काम आती है। उसमें आगे बताया गया है माइनर और सीवियर सीजर में अकर फ्रॉम पेटिट मॉल फिट्स टू सीरियस कन्वर्जन्स। देखिए इसका मतलब क्या है पूरी लाइन का, अगर आपके पास दौरे का पेशेंट है जिसको कन्वर्जन्स होते हैं और बहुत लास्ट स्टेज में पहुंच गया, यानी कि बहुत ज़्यादा उसको झटके आते हैं, पूरी बॉडी मुड़ जाती है, बट वो क्या बताएगा कि पहले ना हल्के हल्के झटके से आते थे, मेरे को हल्का सा एकदम मुझे अनकॉन्शियस सा फील हुआ, या हल्का सा चेहरा मुड़ता हुआ नजर आया, गर्दन मुड़ती हुई नजर आई, हाथ पैर मुड़ते हुए नजर आए, एकदम से मैं ठीक हो गई, ये ठीक हो गया। उसके बाद धीरे धीरे कर कर वो एक सीरियस कन्वर्जन के रूप में आ गया, यानी कि बहुत देर तक 10-15 मिनट तक झटके आने लगे, हाथ पैर मुड़ने लगे, ये सब कंडीशन। और उसके साथ साथ पूरे एकदम जर्किंग और ट्रेमलिंग पेशेंट के अंदर पाया जाएगा, कि बहुत ज़्यादा कंपन, पूरा शरीर हिल रहा है बहुत तेज तेज, और झटके जैसे हो रहे हैं पूरे हाथों पैरों में, तो भी ये रेमेडी की तरफ हम जा सकते हैं। देखिए कन्वर्जन्स की होम्योपैथी में बहुत अच्छी अच्छी रेमेडीज़ हैं, दौरे के हमने बहुत पेशेंट ठीक किए हैं, एंड अभी भी हमारे पास केस है, बट वो कॉस्टिकम का पेशेंट नहीं है, वो क्यूपर मेटेलिकम का पेशेंट है, तो उसकी हम आज बात नहीं करेंगे। तो चलिए इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो दौरे तक पाए जाएंगे, दौरे कैसे मिलेंगे, हर चीज़ क्या नज़र आ रही है धीरे धीरे, पहले क्या था थोड़े थोड़े झटके थे, फिर वो पूरी सीरियस कन्वर्जन में बदल गया। तो हर चीज़ पेशेंट आपको बताया कि पहले स्लो था, फिर एकदम से ऐसा हो गया। पैरालिसिस भी पहले हाथ पैर में थोड़ा थोड़ा सुनपन आने लगा, अब बिल्कुल पैरालिसिस हो गई बॉडी। ये पहला मुझे चेहरे पे थोड़ा थोड़ा भारीपन नजर आता था, राइट साइड में खासकर आंख मुझे अच्छे से ऐसी लगती थी खोल नहीं पा रहा हूँ, बट वो पूरी पैरालिसिस में कन्वर्ट हो गई। तो हर चीज़ धीरे धीरे उसके अंदर पैदा हो रही है, और उसका कारण क्या है,
लंबी उदासी, जो उसकी सिंपैथी है ना, वो कहीं ना कहीं उसकी उदासी में कन्वर्ट हो जाती है, और वो इतना ज़्यादा गहराई में लोगों के बारे में सोचने लग जाता है, दूसरे की उसको बीमारी, अपनी बीमारी लगने लगती है, वो पूरे दिन इसी में ही घूमता रहता है। तो वो क्या है, एक उसके अंदर ना एक गहरी उदासी पैदा कर देती है, और उससे क्या होगा, वो मेंटली वीक हो जाएगा, उसकी पूरी मसल्स वीक हो जाने लगती हैं, तो फिर वो पैरालिसिस का रूप ले लेती है। तो उस पूरी थीम को आपको समझना है, तभी आप कॉस्टिकम के पेशेंट को समझ पाएंगे। चलिए इसकी मॉडलिटीज़ को फटाफट समझते हैं। गर्म चीज़ से और फॉर वॉशिंग, नहाने से उसको आराम मिलेगा, चीज़ को वॉश करने से उसको आराम मिलेगा। ठंडे से देखिए, विंड से, ड्राई विंड हो या कोल्ड विंड हो, और इवनिंग में और एग्जर्शन से उसकी समस्या पैरालिसिस के केस में तो बढ़ती हुई नजर आएगी। अब आ गया इसका यूरिनरी डिसऑर्डर के सिम्टम्स। चलिए इसको भी डीपली समझते हैं। देखिए, बेड वेटिंग, दैट मे बी लॉन्ग टर्म इन चिल्ड्रंस। बेड वेटिंग चिल्ड्रंस के अंदर सबसे ज़्यादा पाई जाएगी दोस्तों, और ऐसा नहीं है चिल्ड्रंस के अंदर, अगर कोई बड़ा या बुजुर्ग आपको एल्डर पर्सन भी ऐसे बताए और वो कॉस्टिकम की थीम से मैच करता होगा, तो 100% कॉस्टिकम उस पर काम करेगी। उसके साथ साथ बताया है यूरिन इनकंटिनेंस इन एल्डर्स, तो पेशाब वो रोक नहीं पाते, जरा सी खांसी, जरा सा एकदम एक्सर्शन किया, उनको यूरिन लीकेज हो जाती है। तो ये समस्या एल्डर्स में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अ नीड टू यूरिन फ्रीक्वेंटली may be experienced or the reverse where the urine is retained due to temporary paralysis। तो ब्लडर, अगर यूरिनरी ब्लडर का पैरालिसिस हो जाए, पेशेंट को पता ही ना लगे और यूरिन लीक हो जाए, और पैरालिसिस होने के बाद ये कंडीशन पाई जाए, तो भी कॉस्टिकम काम करती है। यूरिनरी ब्लडर में भी अगर पैरालिसिस पाया जाए तो कॉस्टिकम बहुत अच्छे से काम करती है। उसके साथ साथ बताया गया है देयर मे बी स्ट्रेस इनकंटिनेंस ऑन जेरिंग दी बॉडी, और उसी में ये चीज़ उदाहरण से समझाई गई है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन रनिंग, कोई रनिंग कर रहा है या कोई खांस रहा है, छींक रहा है, हंस रहा है, तो क्या होगा, यूरिन लीक हो जाएगा, जिसकी हम पहले बात कर चुके हैं। दिस इज पर्टिकुलरली प्रिवलेंट इन वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आफ्टर गिविंग बर्थ, और अगर वुमेन्स के अंदर प्रेगनेंसी के दौरान या फिर बर्थ, बच्चा पैदा हो गया उसके बाद भी ये चीज़ पाई जाए, तो हम कॉस्टिकम की तरफ जा सकते हैं कि उसको यूरिन जो है होल्ड ही नहीं हो पा रहा है, वो जरा सा खांस रही है, छींक रही है, उसको यूरिन लीक हो जा रहा है। और आप ऐसी फीमेल्स आपको मिलेंगी पेशेंट के रूप में, जो आपको बताएगी डिलीवरी के बाद, क्योंकि उनको नहीं पता मेन कॉज क्या है, तो वो बताएंगे कि जब से बच्चा हुआ है, जब से बेबी हुआ है, तब से ये समस्या आने लगी है, तो कहीं ना कहीं वो कॉस्टिकम की रेमेडी उनके लिए हो सकती है। उसके साथ साथ बताया गया है साइसिस्टिस विद अ स्ट्रॉन्ग अर्ज टू यूरिन अकम्पेन्ड बाय इनएबिलिटी टू एक्चुअली डू सो, यानी कि ऐसा लगेगा कि बहुत तेज पेशाब आ रहा है। और वो साइसिस्टिस का जो मतलब है दोस्तों, वो क्या है कि पूरा यूटीआई हो गया, यूरिनरी ब्लडर में अगर इन्फेक्शन पाया जाए, उसके कारण यूरिन होल्ड करने की जो कैपेसिटी है वो कमजोर हो जाए, पेशेंट को ऐसा लगता है कि बहुत तेज पेशाब आ रहा है, तुरंत वो यूरिनेशन के लिए जाएंगी, बट यूरिन उतने अच्छे से नहीं हो पाता है। तो वो कंडीशन भी कॉस्टिकम के पेशेंट के अंदर पाई जा सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बहुत ज़्यादा डीप ये रेमेडी है, बहुत, यानी कि होम्योपैथी के लिए एक अलग ही वरदान है ये रेमेडी। और इसी में आगे बताया गया फ्रेंड्स कि बोथ मैन एंड वुमेन who respond to this remedy may experience a loss of sexual pleasure or an aversion to sexual intercourse, यानी कि क्या पाया जाएगा, जो सेक्सुअल फीलिंग है ना, वही लॉस्ट होती हुई दिखाई देगी, उनको इच्छा ही नहीं करेगी, अंदर से ही उनकी इच्छा लॉस्ट हो जाएगी। ये कंडीशन भी कॉस्टिकम के पेशेंट के अंदर पाई जाती है। बहुत ही यूनिक सिम्टम है, और बहुत कम रेमेडीज़ इसके लिए भी बनी हैं, बट बहुत अलग अलग रेमेडीज़ हैं, तो कॉस्टिकम भी उनमें से एक रेमेडी है। चलिए इसकी मोडेलिटीज़ को समझते हैं। तो सिम्टम बेटर कब हो रहे हैं, वार्म से, वॉशिंग से और कोल्ड ड्रिंक से। यहाँ पर यूरिनरी डिसऑर्डर के अंदर कोल्ड ड्रिंक से आराम मिला, क्योंकि अगर वो गर्म चीज़ पिएगा ना, उसको यूरिन में जलन वगैरह भी महसूस हो सकती है। वर्स कब हो रहे हैं, ठंडी हवाएं उसको वर्स कर दे रही हैं। कॉफ़ी से वर्स हो रहा है और इवनिंग से वर्स हो रहा है। देखिए मैंने क्या कहा था, गर्म चीज़ से उसको समस्या बढ़ती है, तो कॉफ़ी गर्म और कैफीन उसकी यूरिनरी डिसऑर्डर की समस्याएं और ज़्यादा बढ़ा देगी। देखिए कॉफ़ी से यूरिनरी सिस्टम के अंदर अगर आपको समस्या पाई जाए, तो कहीं ना कहीं कैंथरिस भी वो रेमेडी हो सकती है, बट कैंथरिस क्या है, एक एनिमल किंगडम की रेमेडी है, उसकी पूरी थीम ही अलग है। तो इसीलिए डिफ्रेंशिएशन, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, डिफ्रेंशिएट करना जरूर आना चाहिए। तो कॉस्टिकम और कैंथरिस दोनों बहुत अलग अलग रेमेडीज़ हैं। कॉफ़ी से कॉस्टिकम के पेशेंट को भी दिक्कत बढ़ रही है यूरिनरी पूरे डिसऑर्डर के अंदर, और कैंथरिस के पेशेंट को भी कॉफ़ी से बहुत ज़्यादा एग्रावेशन पाया जाएगा। यानी कि उसने कॉफ़ी पी ली ना, तो उसका बुरा हाल हो जाता है। कैंथरिस का पेशेंट भी आपको यही बताएगा। तो कन्फ्यूज़न नहीं होना है, प्रॉपर केस टेकिंग करनी है। अब आ गया फ्रेंड्स स्किन की कंडीशन, जो मैं आपको स्टार्टिंग में शायद बताना भूल गया। मसों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये रेमेडी है। मसे कैसे पाए जाएंगे, ध्यान से समझिएगा। या तो बिल्कुल चपटे फ्लैट, या फिर नोकीले कोन जैसे मसे, यानी कि कुछ नोक जैसी निकल रही है, वो कॉस्टिकम के मसे हो सकते हैं। क्योंकि जैसे ही मसे समझ आते हैं ना, हमारे दिमाग में थुजा आ जाती है। थुजा के मसे कैसे पाए जाएंगे,
फटे फटे से थुजा के मसे, यानी कि फूल गोभी जैसी होती है ना, इस प्रकार के मसे पाए जाएंगे एक गुच्छे के रूप में, या फटे फटे से मसे पाए जाएंगे। बट कॉस्टिकम के मसे या तो बिल्कुल फ्लैट होंगे या नोकीले मसे कॉस्टिकम के अंदर पाए जाते हैं। और लार्ज वॉट्स दैट में ब्लीड इजिली ऑन हैंड, फेस पे पाए जाएंगे, फिंगर टिप्स पे पाए जाते हैं, स्पेशली नियर दी नेल्स, नेल्स के आसपास कॉस्टिकम के पेशेंट को मसे पाए जाएंगे। और आप यकीन नहीं करेंगे, हमारे पास एक पेशेंट है, उसको कोई समस्या नहीं है, उसकी पूरी बॉडी बिल्कुल फिट है, 2 ही सिम्टम है, बिल्कुल नखून के नीचे उसको एक ही मसा है, बहुत ही नोकीला, ये उसका सबसे मुख्य बीमारी है। परंतु वो नखून के साथ साथ बढ़ता है, और जब नखून काटो तो उसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है, इसलिए वो पेशेंट हमारे पास आया। और उसकी मेंटल थीम क्या है? इनटॉलरेंस टू इनजस्टिस। उसकी मेंटल थीम ये है, वो एक टीचर है प्रोफेशन से, 45 ईयर की फीमेल लेडी है। वो कहती है मैं किसी का दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती, किसी को भी कुछ हो जाए, स्कूल में किसी बच्चे को कुछ हो जाए, मैं उसकी तुरंत हेल्प करने जाती हूँ। तो ये उसका मेंटल सिम्टम्स पाया गया। नखून के नीचे, अगर मेरे पास इमेज होती मैं आपको दिखाता, आप समझ जाते कि कहीं ना कहीं कॉस्टिकम जो कैरी है ना, लाइन यानी कि पूरा पैरा, वो उस पेशेंट के अंदर दिख रहा है। नखून के बिल्कुल नीचे एक मसा है। बहुत जगह से उसने रेमेडीज़ कर ली, बहुत उसने ऑपरेट कराने की भी सोची, बट उसको पेन रहता है, इसलिए वो डरती है ऑपरेट कराने से। तो ये चीज़ आपको दिखेगी लाइव पेशेंट के अंदर। और अभी 15 डेज से वो हमारे पास आ रही हैं। तो अभी हमने उसको कॉस्टिकम और एसिड पिक्रिकम, ये 2 रेमेडीज़ निकली थी, दोनों मिनरल किंगडम की रेमेडीज़ हैं। तो उसमें से हमें कॉस्टिकम की तरफ वो पेशेंट ज़्यादा जाती हुई नजर आई, तो कॉस्टिकम हमने उसको 15 दिन की दी है। 15 दिन बाद दोबारा से फॉलोअप होगा, तो देखते हैं कितना इंप्रूवमेंट देखने को उसके अंदर मिलेगा। और इसी में बताया गया है स्कार्स दैट डू नॉट हील वेल, यानी कि इसका मतलब मैं आपको बताऊं कि अगर जल जाए और वो जलने के बाद पेशेंट वहाँ पर कुछ ना कुछ समस्या बताता रहे, या कुछ साल बाद वहाँ पर कोई समस्या आ जाए, तो इस रेमेडी की तरफ हम जा सकते हैं। और इसी में बता दिया, यानी कि स्लो हीलिंग बर्न्स दैट ब्लिस्टर्स, वो उसमें बाद में फुलके पड़ जाएं, पानी वाले फुलके ब्लिस्टर्स के रूप में उसमें एक इरप्शंस पाए जाएं, जिसमें बॉयल्स, ब्लिस्टर्स, एक्जिमा, हर्पिस एंड एक्ने मे बी हेल्प बाय दिस रेमेडी। तो जलने के बाद अगर उसी अफेक्टेड एरिया में बाद में कोई ऐसे इरप्शंस आ जाएं, तो हम कॉस्टिकम की तरफ जा सकते हैं। मोडेलिटीज़ की बात करें, वॉशिंग से और वार्म से आराम मिल रहा है, ड्राई कोल्ड विंड से, इवनिंग से और एक्सर्शन से, स्किन कंडीशन के अंदर भी सिम्टम में एग्रावेट हो रहा है। गले की तरफ चलें, थ्रोट की बात करें, अ ड्राई रॉ बर्निंग थ्रोट, कैसा मिलेगा? रॉनेस मिलेगी, खुश्की मिलेगी और जलन जैसा दर्द मिलेगा गले के अंदर। कॉन्स्टेंट नीड टू स्वेलो, बार बार उसको निगलना पड़ेगा, स्वलो करना पड़ेगा। और क्लियर दी म्यूकस थ्रू थ्रोट, ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ऐसे वो बार बार करता रहेगा, तो वो कहीं ना कहीं कॉस्टिकम का पेशेंट हो सकता है। पॉसिबली विद चॉकिंग सेंसेशन, वो ऐसा अगर नहीं करेगा ना, तो उसे ऐसा लगेगा मेरा गला घुट जाएगा, इसलिए इसको बार बार खंगाड़ना पड़ता है, अपना थ्रोट क्लियर करना पड़ता है। और वो बताया गले में कुछ है, गले में कुछ म्यूकस जैसा है, बार बार आपको बताएगा, इसलिए बार बार उसे निगलता है, उसको बार बार क्लियर करने की सोचता है। उसके साथ साथ द लाइनेक्स एंड वोकल कॉर्ड में भी इन्फ्लेम्ड एंड हॉर्स, गले में सूजन पाई जा सकती है, लारंजाइटिस पाया जा सकता है, और वोकल कॉर्ड के अंदर इन्फ्लेमेशन पाई जा सकती है। उसके साथ साथ टाइटनेस एंड टीयरिंग पेन इन चेस्ट में भी रिलेटेड टू अस्थमा। तो अस्थमा तक ये रेमेडी काम करती है, बट बहुत कम अस्थमा के पेशेंट कॉस्टिकम के पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर पाया जा रहा है ना, अगर थीम मैच कर रही है, तो दीजिए 100%, वेट कीजिए, एक रेमेडी को दीजिए, थोड़ा वेट कीजिए, कहीं ना कहीं से आपको, अगर वो बिल्कुल कॉस्टिकम का पेशेंट हो, तो अस्थमा पर भी वो रिकवर हो जाएगा। गले की अगर मॉडलिटीज़ की बात करें, वार्म से और वॉशिंग से आराम मिल रहा है, कोल्ड ड्रिंक से आराम मिल रहा है। मैंने आपको क्या बताया था, गले में समस्या हो या खांसी हो, तो कोल्ड ड्रिंक यानी कि ठंडा पानी अगर वो पिएगा ना, ठंडी चीज़ जो भी खाएगा, उसको आराम मिलता है। खासकर कोल्ड ड्रिंक पीने से, यानी कि ठंडा पानी पीने से उसको आराम मिलता है। तो वॉशिंग से और वार्म से और कोल्ड ड्रिंक से उसको बड़ा आराम मिलता है, गले के केस में भी और उसकी खांसी के केस में भी। अब आ गया फ्रेंड्स अगला पॉइंट, जो कि है कफ, उसकी खांसी। अ ड्राई डीप कफ दैट रैक्स द चेस्ट, यानी कि ऐसा लगेगा खांसी छाती से उठ रही है। पेशेंट आपको बताया गले में प्लस छाती से, ऐसा लग रहा है छाती से मेरी खांसी उठ रही है, विद अ परसिस्टेंट टिकलिंग इन दी थ्रोट, गले में कुछ है, कोई कांटे से काट रहे हैं। अगर एक पेशेंट की लैंग्वेज से बात करें, तो वो आपको यही बताएगा गले में कुछ है और गले में कांटे से काट रहे हैं, जिसके कारण मुझे बार बार निगलना पड़ रहा है, या मेरा मन कर रहा है उसे बाहर निकाल दो, तो बार बार आपको ऐसे करता हुआ नजर आएगा केस टेकिंग के दौरान भी। तो कहीं ना कहीं अगर उसको गर्म से और कोल्ड ड्रिंक से आराम मिल रहा है, खांसी में भी कोल्ड ड्रिंक से आराम मिल रहा है, जो कि बहुत यूनिक सिम्टम है कॉस्टिकम का, तो आप समझ सकते हैं कि कॉस्टिकम का पेशेंट होना चाहिए। प्लस सिंपैथी, यानी कि मेंटल थीम तो मैच करनी चाहिए, तभी हम मान सकते हैं कि यस वो रेमेडी का पेशेंट है। मेंटल थीम बिल्कुल डिफरेंट बता रही है, तो वो कॉस्टिकम का पेशेंट हो ही नहीं सकता फ्रेंड्स, क्योंकि हनीमैन जी ने खुद कहा है, अगर आपको पेशेंट को पूरे जड़ से ठीक करना है ना, तो बीमारी से कोई मतलब नहीं, आप मेंटल थीम्स और फिजिकल थीम मैच हो जाए अगर,
कोई भी बीमारी हो 100% पेशेंट ठीक हो जाएगा, भले ही समय लगे, भले ही तुरंत रिएक्ट हो। तो मेंटल थीम को जरूर पकड़िए, भले ही एक्यूट हो भले ही क्रॉनिक हो। क्रॉनिक में तो आपको मेंटल थीम पकड़नी ही पड़ेगी अगर समस्या क्रॉनिक है। एक्यूट के अंदर भी यानी कि कहीं ना कहीं वो उस कंडीशन का पेशेंट होगा ही होगा, यानी कि वो थीम उसके अंदर होगी ही होगी। तो वो कॉस्टिकम का पेशेंट हो सकता है अगर उसको गले में टिकलिंग सेंसेशंस हो रही हैं, निगलने से या फिर म्यूकस बाहर निकाल दूँ, ये सेंसेशन 24 घंटे गले में रहेंगी, बट ठंडी चीज़ से उसको आराम मिलेगा। तो मॉडलिटीज़ में क्या बताया गया है, वार्म गर्म जगह, मॉइस्ट वेदर, वार्म इन बेड यानी कि बेड की गर्मी से उसको थोड़ा बेटर फील होता है, बट कोल्ड ड्रिंक से उसको बेटर फील होता है, क्योंकि बेड की गर्मी से बहुत सारी रेमेडीज हैं, बट कोल्ड ड्रिंक से गले में आराम मिल रहा है बहुत कम रेमेडीज हैं, इसलिए मैं कोल्ड ड्रिंक पे बार बार जोर डाल रहा हूँ। वर्स कब हो रहे हैं, कोल्ड, विंड, इवनिंग और एग्जर्शन से लगभग सारे सिम्टम्स के अंदर एग्रावेशन पाया जा रहा है। तो एग्रावेशन में अगर कहीं ना कहीं ठंडी हवा उसको परेशान करती है, या सूखी हवाएं भी चल रही है ना जिसमें ठंड नहीं है, ड्राई विंड चल रही है, तब भी उसको और ज़्यादा एग्रावेशन हो सकता है। इवनिंग में एग्रावेशन पाया जाएगा, और एग्जर्शन यानी कि कोई उसने एकदम से जान लगाई, मेहनत वाला काम किया, एकदम से एग्जर्शन किया, तो उसकी समस्या बढ़ती हुई नजर आएगी। तो फ्रेंड्स, ये था एक ओवरव्यू, एक ओवरऑल स्ट्रक्चर कॉस्टिकम रेमेडी का। आशा करता हूँ आप लोगों को आज ये रेमेडी समझ आई होगी। फिर भी कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आपकी क्वेरी को जरूर कंप्लीट किया जाएगा। एंड अगर आपके पास कोई ऐसा पेशेंट है या फिर आपके आसपास आपकी फैमिली में ऐसा कोई केस है जो रिकवरी नहीं कर पा रहा है, बहुत जगह दिखा लिया, बहुत डॉक्टर्स को दिखा लिया, बहुत मेडिसिन खा लिया, एलोपैथी होम्योपैथी, बट रिकवरी नहीं हो पा रही है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर दे दिया गया है। प्लीज़ कॉल वगैरह ना करें, व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ें, आगे का प्रोसेस आपको बता दिया जाएगा। एंड पूरी केस टेकिंग के बाद मेडिसिन आपको होम डिलीवर्ड कर दी जाएगी। एंड इस रेमेडी में कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, कल इससे भी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो एंड एक न्यू रेमेडी के साथ आप लोगों से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।